नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोवैक्सीन को लगा बड़ा झटका, अमेरिका ने नहीं दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को बड़ा झटका लगा है। कोवैक्सीन को अमेरिका ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के आवेदन को ठुकरा दिया है। अमेरिकी खाद्य एवं दवा नियामक ने इसके अमेरिकी पार्टनर ओक्यूजेन इंक को सलाह दी है कि वह भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के साथ जैविक लाइसेंस आवेदन के जरिए अनुरोध करे। ऐसे में कोवैक्सीन को अमेरिकी मंजूरी मिलने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। दोस्तों ओक्यूजेन ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि वह FDA की सलाह के अनुसार कोवैक्सीन के लिए BLA FDA की पूर्ण अनुमोदन व्यवस्था है, जिसके तहत दवाओं और टीकों की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। सरकार में फेरबदल की चर्चा हो रही है तेज। जी हां दोस्तों, सरकार में फेरबदल की चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच बैठक जारी रही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की एक एक करके समीक्षा हो रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में भी चेंज हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में बंगाल चुनाव में हार और अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की डिटेल ले रहे हैं। वे केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज का भी आकलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री VK सिंह के कामकाज का आकलन कर चुके हैं। वे शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप पुरी के साथ उनके मंत्रालयों के कामों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले साल यूपी समेत देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के दौरान कथित रूप से खराब मैनेजमेंट को लेकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सोशल मीडिया में भी लोग सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में हालात संभालने के लिए मोदी सरकार में फेरबदल की चर्चाएं भी चलनी शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकुल रॉय की TMC में हुई वापसी, बोले बाद में बताऊंगा घर वापसी का कारण। जी हां दोस्तों, मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी यानी BJP छोड़कर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय हमारा बेटा है, वह घर लौट आया है। वहीं मुकुल रॉय ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं पुरानी पार्टी में वापस आ गया हूं। बंगाल अपनी स्थिति में लौटना चाहता है और हम इसका नेतृत्व करेंगे। इस दौरान रॉय ने BJP पर भी निशाना साधा और कहा कि बंगाल में जो स्थिति है BJP में कोई नहीं रहेगा। हालांकि जब जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता ने मुकुल रॉय से 4 साल बाद दोबारा TMC ज्वाइन करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में अपनी घर वापसी का कारण बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन बेचकर मालामाल हो गई दवा कंपनियां, सिर्फ 3 महीने में कमाया करोड़ों का मुनाफा। जी हां दोस्तों, फार्मा कंपनी फाइजर को इस साल कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री से 26 अरब अमेरिकी डॉलर तक की कमाई की उम्मीद है। 2021 की पहली तिमाही के लिए यह मुनाफा जाहिर तौर पर 1 साल पहले की तुलना में 44% अधिक है। इसी तरह मॉडर्ना को 18.4 अरब अमेरिकी डॉलर कमाई की उम्मीद है और कंपनी इस साल अपना पहला लाभ दर्ज करेगी। इससे कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इन बड़ी दवा कंपनियों के लिए महामारी के समय में मुनाफा कमाना सही है, और वह भी तब जब इनकी प्रतिस्पर्धा कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका गैर लाभकारी आधार पर अपने टीके बेचने की प्रतिबद्धता जता चुकी है। नैतिक आधार पर यह कहा जाता है कि महामारी के इस दौर में जब लॉकडाउन और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण बहुत से उद्योग धंधे मंदी की मार झेल रहे हैं तो इतने बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना कहां तक उचित है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर यह तर्क भी दिया जा सकता है कि दवा बनाने वाली कंपनियों की यह व्यावसायिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराने के दौरान मुनाफा कमाने के अपने मॉडल का उपयोग करे। दरअसल कॉर्पोरेट कानून भी इस बात का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दिल्ली में जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान, जिम, सिनेमा हॉल समेत कई सारी चीजों को मिल सकती है छूट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी कि DDMA के अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और रिलैक्सेशन या फिर छूट देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बार जिम, सैलून और सिनेमा हॉल को वापस खोलने के साथ कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दोस्तों, DDMA के सूत्रों के अनुसार सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खुलने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा जिम और सैलून भी वापस खुलने की पूरी उम्मीद है। अनलॉक 3 के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम भी शुरू हो सकता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सीटिंग कैपेसिटी क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को खोलने का निर्णय टल सकता है। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली में साप्ताहिक बाजार, जिम, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सैलून, स्पा, बार, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, पार्क, गार्डन, सार्वजनिक स्थलों पर शादियां आदि चीजों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन सेंटर घर से है दूर तो फ्री में पहुंचाएगी टैक्सी, बस करना होगा एक फोन। जी हां दोस्तों, बाइक टैक्सी सेवा मुहैया करवाने वाली स्टार्टअप रैपिडो ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली NCR में टीकाकरण के लिए 18 साल से ऊपर के सभी योग्य व्यक्ति एक बार फिर उसकी बाइक टैक्सी सेवा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि राइट टू वैक्सीनेट नाम से शुरू किए गए इस अभियान के पहले चरण में 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच 10,000 मुफ्त सवारी सेवाएं मुहैया करवाई गई। रैपिडो ने कहा कि इस अभियान के दूसरे चरण के तहत दिल्ली NCR के निर्धारित 18 अस्पतालों में से निकटतम टीकाकरण केंद्र तक मुफ्त सवारी मुहैया करवाई जाएगी। यह अभियान 10 जून से 23 जून तक चलेगा। दोस्तों, रैपिडो के सह संस्थापक अरविंद साका ने दूसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत पर कहा कि हम मौजूदा समय के दौरान सुरक्षित और किफायती आवागमन की आवश्यकता को समझते हैं। देश की केवल 20% आबादी के पास ही अपने वाहन हैं। इस लिहाज से सभी के लिए टीका लगवाने के लिए सुरक्षित और किफायती आवागमन सुविधा प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट टू वैक्सीनेट के माध्यम से हम नागरिकों की आवागमन की बाधा को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टेरर प्लान को अंजाम देने में जुटा है पाकिस्तान। बीते 5 महीनों में 38 कश्मीरी युवकों को बनाया आतंकवादी। जी हां दोस्तों, चाहे पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के संकट से निकलने के लिए हर साधन का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्रियां अपने काम में लगी हुई है। कश्मीर में आम जनता के मुख्य धारा में शामिल होने और आतंकवाद से किनारा करने के बाद अब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाओं ने अपने गिरोहों में तेजी से युवाओं की भर्ती की कार्यवाही शुरू की है। इस साल के शुरुआती 5 महीनों में 38 कश्मीरी युवा अलग अलग आतंकवादी गिरोहों में शामिल हुए हैं। इस साल फरवरी से भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का कोई असर पाकिस्तान की आतंकवादी रणनीति पर नहीं पड़ा है। 2019 में पूरे साल में कुल 119 कश्मीरी युवा आतंकवादी गिरोहों में भर्ती हुए थे, जबकि पिछले साल यानी कि 2020 में कुल 166 नए आतंकवादी भी ने। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कोरोना काल में भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाओं ने कश्मीर के युवाओं में नए सिरे से आतंकवादी विचारधारा फैलाना जारी रखा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हर 6 महीने पर लेने होंगे कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज, WHO ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत होगी या नहीं, इसका सही आकलन 1 वर्ष में हो सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया में इस पर रिसर्च जारी है, जिसे पूरी होने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। तभी यह साफ हो पाएगा कि कोविड-19 का बूस्टर डोज कितना जरूरी है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन का असर 6 महीने तक रहेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह वैक्सीन हमारी प्रतिरोधक क्षमता को आने वाले कई वर्षों के लिए मजबूत कर सकती है, लेकिन अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। केंद्र सरकार भी यह साफ कर चुकी है कि वैक्सीन वायरस से 100% सुरक्षा नहीं दे सकती। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बूस्टर डोज पर स्टडी जारी है। अगर बूस्टर डोज की जानकारी होगी तो उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये चर्चा उस समय शुरू हुई जब अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउजी ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वालों को बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,49,49,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 37,75,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें
अमेरिका, भारत, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। ये तमाम देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,92,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इन तमाम राज्यों में इस महामारी के सर्वाधिक मामले पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का कप्तान बने शिखर धवन, दिया दिल छूने वाला मैसेज। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इस साल जुलाई में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस दौरे के लिए शिखर धवन को कप्तानी सौंपी गई है। धवन ने इस जिम्मेदारी को दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह मौका दिए जाना उनके लिए सम्मान की बात है। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से 3 वनडे और इतने ही T20 मैच खेलेगी, जो कोलंबो में खेले जाएंगे। दोस्तों शिखर धवन ने ट्वीट किया कि देश की अगुवाई का मौका दिए जाने से सम्मान महसूस कर रहा हूं। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिखर धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 145 वनडे और 65 T20 मैच खेले हैं। कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त-सितंबर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, इसलिए श्रीलंका दौरे पर धवन को कप्तान बनाया गया है। धवन के अलावा टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई को पहला वनडे खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 16 और 18 जुलाई को होंगे। वनडे सीरीज के बाद 21, 23 और 25 जुलाई को 3 T20 मैच भी होंगे। सभी मुकाबले कोलंबो के आर प्रेमदास अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों के मौसम समाचार की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण, गोवा और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों में भी कई जगहों पर वर्षा देखने को मिली। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी, धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी के दाम। दोस्तों भारत में सोने चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 441 रुपए की बढ़त के साथ 48,530 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1148 रुपए उछलकर 71,432 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1896 प्रति औंस, जबकि चांदी $28.15 प्रति औंस पर स्थिर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा गद्दारी करने वालों को पार्टी में नहीं लेंगे, बीजेपी से और आएंगे लोग। जी हां दोस्तों, बंगाल में बीजेपी को झटका देते हुए ममता बनर्जी ने अपने पुराने सहयोगी मुकुल रॉय की घर वापसी करा दी है। इस मौके पर ममता ने साफ कर दिया है कि पार्टी में गद्दारों की घर वापसी नहीं होंगी, जिन्होंने पावर और पैसे के लिए विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के साथ गद्दारी की। मुकुल रॉय को पार्टी में पद देने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि इस बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा।
आइडियोलॉजी और पार्टी बदलने के पत्रकारों के सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से पूछिए कि वो हर पार्टी को क्यों तोड़ना चाहती है। ममता ने कहा कि और भी बहुत सारे लोग टीएमसी में वापस आने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसा और पावर के लिए टीएमसी के साथ गद्दारी की उन्हें पार्टी में नहीं लेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम पर विचार किया जाएगा जो टीएमसी के प्रति सॉफ्ट रहे और गद्दारी नहीं की। मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल रॉय घर का लड़का है, घर ही वापस आया है, अभिनंदन है। मुकुल को चमकाकर धमकाकर बीजेपी में ले गए थे। मैंने महसूस किया कि टीएमसी में वापस आकर मुकुल को मानसिक शांति मिली है। एक सवाल के जवाब में मुकुल रॉय ने कहा कि अभी जो स्थिति है उसमें कोई भी बीजेपी में नहीं रहेगा। बीजेपी में शोषण बहुत हुआ है, घर वापस आकर अच्छा लगा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल रॉय का पार्टी में स्वागत है। मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। टीएमसी सबसे मजबूत पार्टी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, नहाने लायक नहीं है गंगा का पानी, ऑक्सीजन लेवल बिगड़ा, खतरे में है जलीय जीव। जी हां दोस्तों, गंगा का पानी हरे रंग में तब्दील हो चुका है। यह तस्वीर लगातार 20 दिनों से बनी हुई है। मामला गरमाया तो जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी शामिल किया गया है। जांच कमेटी ने गंगा के पानी का सैंपल लेकर जांच किया, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि गंगा का पानी मिर्जापुर में गंगा के किनारे यानी आप स्टीम में बने एक पुराने एसटीपी के कारण हरा हुआ है, जिसके कारण शैवाल बन गया है। उस एसटीपी को पुराने तकनीक से चलाया जा रहा है, जो कि लीकेज करता है और सीवरेज गंगा में आता है। यही कारण है कि डाउन स्ट्रीम यानी कि वाराणसी में गंगा के पानी में शैवाल जमा हो गए हैं। रिपोर्ट में उस बात का भी खुलासा हुआ है कि गंगा के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस मानक से अधिक पाया गया है, जो ऑक्सीजन लेवल को काफी कम कर देता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने अभी बनारस की जनता से ये अपील की है कि अभी 4 से 5 दिनों तक गंगा में स्नान या फिर आमचन न करें। उनका दावा है कि गंगा में पानी की मात्रा बड़ी है, जिसके कारण शैवाल खत्म हो जाएंगे। बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर कृपाराम भी मानते हैं कि इस वक्त आचमन और गंगा स्नान से बचने की आवश्यकता है। प्रोफेसर कृपा के मुताबिक गंगा के ऊपर बना ये शैवाल सूर्य के रेडिएशन के खिलाफ एक कवच का काम करता है, जिसकी वजह से नदी के जल में बीओडी की कॉन्स्ट्रिक्शन कम होने लगती है। लंबे समय तक अगर ये स्थिति बनी रहती है तो निश्चित तौर पर जलीय जीवों को इससे नुकसान होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G7 बैठक, ब्रिटेन में मिले दुनिया के 7 बड़े नेता, कोविड से जंग में 1 अरब खुराक देने की प्रतिस्पर्धा जताई। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कार्डिफ में G7 शिखर सम्मेलन में एक समूह के नेताओं का स्वागत किया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ये नेता एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं। इन नेताओं की चर्चा में कोरोना वायरस मुद्दे के प्रमुखता से छाए रहने की उम्मीद थी। साथ ही धनी देशों के इस समूह के नेताओं द्वारा संघर्षरत देशों के लिए टीके की कम से कम 1 अरब खुराक साझा करने के लिए प्रतिबद्धता जताए जाने की उम्मीद थी। दक्षिण पश्चिमी ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 50 करोड़ खुराक और जॉनसन ने कोविड-19 रोधी टीके की 10 करोड़ खुराक साझा करने की प्रतिबद्धता जताई। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य जोर कोविड-19 से उबरने पर होगा। बाइडेन ने कहा कि हम अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर दुनिया को इस महामारी से बाहर निकालने में मदद करने जा रहे हैं। G7 में दोस्तों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान भी शामिल है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हॉकी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।